हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसओएल एनुअल मोड के 15 मई से ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। टेंटेटिव डेट शीट वेबसाइट पर आ गई है। बहुत ही जल्द जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं और जो कंफर्म डेट शीट है वो वेबसाइट पर आ जाएगी, तो उसके बारे में भी आपको ऑफिशियल जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको ओपन बुक एग्ज़ाम वाले दिन नहीं करनी है। अगर ये गलती आप करते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी ओपन बुक एग्ज़ाम वाले दिन और रिजल्ट के टाइम पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ पता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए टोटल 4 घंटे आपको मिलने हैं। आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग वाली शिफ्ट में हो या आफ्टरनून वाले शिफ्ट में हो, टोटल 4 घंटे आपको मिलने हैं, जिसमें से 3 घंटे आपको पेपर लिखने में लगाने हैं और बाकी का 1 घंटा आपको आंसर शीट अपलोड या क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए मिला है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी है, आपके पास टोटल 4 घंटे हैं। अगर आपको लगता है कि आप लास्ट के 30 मिनट्स में अपनी आंसर शीट को बिल्कुल ठीक से अपलोड कर सकते हो, तो आप बेशक 3.5 घंटे का भी आप इसमें इस्तेमाल करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती अब मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं करनी है, वो चीज़ ये है। देखिए दोस्तों, एज़ पर ओबीई गाइडलाइंस, अभी गाइडलाइंस ऑफिशियली नहीं आई हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, ऑफिशियल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको पेपर करने के लिए 5 घंटे मिलेंगे, जिसमें से 4 घंटे जो हैं वो ऑफिशियल टाइम है और बाकी का जो एक एक्स्ट्रा घंटा आपको दिया गया है, अगर उस एक एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल करके आप अपनी आंसर शीट पोर्टल पर अपलोड करते हो, तो आपको इन फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आपने उस एक एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल क्यों करा। हम यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए आपका जो पेपर है सुबह 7:30 बजे शुरू हो रहा है, तो एज पर जो है आपका जो टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 से 11:30 पेपर आपका खत्म हो जाएगा, 4 घंटे का, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30। अब एग्ज़ाम वाले दिन क्या होगा कि जब आप अपना पोर्टल ओपन करोगे लॉगिन करके, तो उस पोर्टल पर 5 घंटे दिखाएगा। तो 5 घंटे दिखाने से काफ़ी बच्चे ये कंफ्यूज होंगे उस दिन कि सर आपने बोला था 4 घंटे है, लेकिन यहाँ पोर्टल पर 5 घंटे दिखा रहा है, तो क्या हम 5 घंटे का इस्तेमाल कर लेंगे? और काफ़ी बच्चे उस 5 घंटे को देखकर अपना जो आंसर है वो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यार 5 घंटे हैं, आराम से मैं लिखकर अपलोड कर दूंगा। लेकिन वो चीज़ नहीं है। एज पर द गाइडलाइंस जो ऑफिशियली आएंगे उसमें ये बात लिखी होगी साफ साफ, और जो पिछले भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये बात लिखी हुई थी साफ साफ कि आपको जो एक एक्स्ट्रा घंटा दिया जा रहा है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो, उस एक एक्स्ट्रा घंटे का अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 7:30 बजे सुबह एग्जाम है, तो 11:30 बजे तक ऑफिशियली एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए आपका। लेकिन अगर आप अपनी आंसर शीट 11:30 से 12:30 के बीच अपलोड करते हो, तो इन फ्यूचर आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा जाएगा कि भाई आपने उस एक एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल क्यों करा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब ये है कि सपोज करिए आप अपनी आंसर शीट 11:30 से पहले अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, बट पोर्टल हैंग हो चुका था या नेटवर्क इशू था, कुछ भी इशू था, आपने अपलोड करने की ट्राई करी बट वो अपलोड नहीं हुआ, तो आपकी स्क्रीन पर मोबाइल से जब आप अपलोड कर रहे हो, लैपटॉप से भी कर रहे हो, जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा उस टाइम। लेकिन गलती बच्चे कहाँ करेंगे, उन लोगों ने तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली पोर्टल को देखकर कि मेरे पास 5 घंटे हैं, तो ना तो उनके पास स्क्रीनशॉट होगा, बिकॉज वो ट्राई ही 11:30 बजे के बाद कर रहे होंगे, तो उनके पास स्क्रीनशॉट भी नहीं होगा। तो ये जो मिस्टेक है सबसे बड़ी, कुल मिलाकर मिस्टेक ये है कि पेपर करने के लिए टोटल आपको 4 घंटे मिलने हैं और इन्हीं 4 घंटे में आपको अपने आंसर लिखना भी है और पीडीएफ बनाकर अपलोड भी कर देना है। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि 5वां घंटा अगर आप इस्तेमाल करोगे, अपने एग्जामिनेशन का 5th आवर अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा जाएगा। और यार क्या भरोसा है इन लोगों का कि डॉक्यूमेंट एविडेंस देने के बाद भी ये लोग आपको पास करें या नहीं करें। ठीक है, मैं जानता हूँ पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे ना, काफ़ी बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। दोस्तों, कि जो आपकी शीट्स है, जो आपको शीट यूज़ करनी है एग्ज़ाम में। अब देखिए, शीट के ऊपर सेपरेट वीडियो बनी हुई है यार पूरी। अगर गाइडलाइंस आती हैं ऐसा लगेगा कि कुछ चेंजेस हुए हैं तो दोबारा से वीडियो बनेगी, बट शीट के ऊपर वीडियो बनी हुई है कि आपको कौन सी शीट यूज़ करनी है
और शीट के फर्स्ट पेज पर और बाकी के पेजेस पर क्या क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोल रहा था दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि एग्ज़ाम वाले दिन ही आप अपनी शीट निकाल कर उस पर जो भी आपको अपनी डिटेल लिखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 4 क्वेश्चन पेपर में करने हैं, तो आप जो है हर क्वेश्चन की फर्स्ट शीट पर क्या क्या लिखना है और बाकी की अदर शीट्स पर क्या क्या लिखना है, ये सब चीज़ें आप एग्ज़ाम वाले दिन ही लिखने बैठ रहे हो। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ा बहुत तो चीज़ें हैं मैं उसी दिन लिख दूंगा, लेकिन इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, फिर ये बोलते हैं कि सर मैं यूनिक पेपर कोड लिखना भूल गया, मैं सब्जेक्ट का टाइटल लिखना भूल गया, मैं सीरियल नंबर लिखना भूल गया, मैं सिग्नेचर करना भूल गया, मैं ये लिखना भूल गया, मैं वो लिखना भूल गया। तो इसलिए बेटर चीज़ ये है, जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले आप रात को अपनी शीट्स निकालिए, उसमें जो चीज़ें लिखनी है सब कुछ लिखकर बैठ जाइए। सिर्फ यूनिक पेपर कोड का स्पेस छोड़ दीजिए, बिकॉज वो क्वेश्चन पेपर आएगा तभी आप लिख सकते हो। तो यूनिक पेपर कोड उसकी जगह छोड़ के जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो पहले से ही लिखकर आप बैठ जाइए, और सीरियल नंबर मत लिखिएगा बस। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर करिए। अगर आप एग्ज़ाम वाले दिन ही सारी चीज़ें लिखने बैठोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ लिखना भूल जाओ, और जल्दबाजी में अगर आप खुदा ना खास्ता एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना भूल गए तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पीडीएफ की है। अब देखिए, हो सकता है आपका फ़ोन का कैमरा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हो, आप अगर अपना आंसर 4-5 पेजेस में भी लिख रहे हैं, उसकी पीडीएफ बना रहे हैं अपने फ़ोन से, तो वो 7 MB से ज़्यादा की बैटरी हो। तो एक चीज़ जो आपको सीखनी है वो पीडीएफ साइज़ रिड्यूस कैसे करना है, तो ये सीखना है आपको। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि पीडीएफ जब आप बना लेते हो तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो पीडीएफ आपने बनाई है वो आपके फाइल मैनेजर में, मोबाइल से अगर बना रहे हो तो वो आपके फाइल मैनेजर में ओपन हो रही है पीडीएफ या नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर से चेक करनी है। एक तो ये कि पीडीएफ सेव हो गई फाइल मैनेजर में, और दूसरी ये कि चलो भाई सेव तो हो गई बट वो उसमें ओपन भी हो रही है या नहीं। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं पीडीएफ बनाने के लिए, और इवन पीडीएफ साइज रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं कि पीडीएफ तो उनकी ठीक से बन जाती है, बट जब वो पीडीएफ का नाम चेंज करने जाते हैं तो भाई पीडीएफ करप्ट हो जाती है और फ़ोन में ओपन नहीं होती। उन बच्चों को लगता है कि यार पीडीएफ तो मैंने बना ली, फिर वो जब अपने पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पीडीएफ अपलोड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एरर आ जाता है और पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाती, और उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने पीडीएफ ठीक से नहीं बनाई। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि पीडीएफ बिल्कुल ठीक से मेरी बनी होनी चाहिए, मेरे मोबाइल फ़ोन में पीडीएफ ओपन होनी चाहिए, और पीडीएफ का साइज़ 7 MB से कम होना चाहिए। देखिए, आपको ओबीई वाले दिन सपोज़ 4 क्वेश्चन अगर करने हैं तो 4 क्वेश्चन के अलग अलग पोर्टल होंगे। टोटल उसमें 6 पोर्टल होंगे। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आने हैं, सपोज़ करिए एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन पेपर में, और 4 आपको करने हैं, तो जो पोर्टल होगा उसमें 6 के 6 पोर्टल होंगे। 6 के 6 क्वेश्चन के अलग अलग पोर्टल होंगे, अलग अलग लिंक्स होंगे। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, सपोज़ करिए आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे ऐड फाइल का ऑप्शन होगा, वहाँ जाकर उसको पीडीएफ को अपलोड कर सकते हो। पर पीडीएफ का साइज़ 7 MB है, याद रखिए। आप 4 पीडीएफ बनाओगे तो एक पीडीएफ का साइज़ 7 MB है, ना कि चारों का मिलाकर। चारों को मिला के पीडीएफ आपको बनानी ही नहीं है, एक ही पीडीएफ आपको बनानी है। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैं आपको समझाने आया था। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप में से बहुत से बच्चे हैं जो ओबीई करने के लिए टेलीग्राम का यूज़ करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का यूज़ करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स का यूज़ करेंगे। तो यार करो, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी करो। वैसे तो मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता चीटिंग को, वैसे तो ओबीई भी चीटिंग ही है एक तरह से, बट मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि जिस भी सोर्स के थ्रू आप अपना आंसर लिख रहे हो, कम से कम आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा रही है, मैं क्या वही चीज़ लिख रहा हूँ या उससे कुछ अलग लिख रहा हूँ। अब ये टोटली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से आपने करी है। अगर ज़ीरो प्रिपरेशन आपकी है तो कोई आपको गलत आंसर भी सेंड करेगा तो आप वो गलत आंसर भी पेपर में लिख कर आ जाओगे, अपलोड करके आ जाओगे, और काफ़ी खुश होगे कि हाँ जी मैंने पेपर कर लिया। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी आपको सब्जेक्ट नॉलेज होगी तो हो सकता है आपको अगर कोई गलत आंसर दे रहा हो तो आप उस चीज़ को पहचान जाएं कि हाँ जी ये तो गलत आंसर है, इसका आंसर ये नहीं होगा, कुछ और होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो हो सकता है आप पहचान जाओ। अदरवाइज नॉलेज आपको नहीं होगी
तो कोई आपको गलत आंसर भी देगा तो वो भी आप लिख कर आ जाओगे, और देन यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस एट द टाइम ऑफ रिजल्ट। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हैं जो मैं आपको समझाने आया था। और बाकी दोस्तों चिंता मत करिए, एडमिट कार्ड, OBE का रजिस्ट्रेशन, मॉक टेस्ट वगैरह ये सब जब भी स्टार्ट होंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। 5 मई से पहले तो मुझे नहीं लगता ये स्टार्ट होंगे, 5 मई के बाद ही स्टार्ट होने हैं। और बहुत से बच्चे जिनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बंद हो चुका है, उनको भी टेंशन नहीं लेना है, उनको चेंज करने का मौका दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और यार काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं कि सर हैंडराइटिंग सेम होनी चाहिए, तो यार आप खुद सोचो, अगर आप खुद एक टीचर होते, आपके पास एक आंसर शीट आती, उसमें एक क्वेश्चन की हैंडराइटिंग अलग होती, दूसरे की अलग होती, तो आपके दिमाग में क्या बैठता चीज़ें, ठीक है। मैं मानता हूँ काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि यार आंसर शीट कहाँ चेक होने वाली, इतनी सारी आंसर शीट वो लोग कहाँ चेक करेंगे। अगर मानकर चलिए कि 10 में से वो एक आंसर शीट ठीक से चेक कर रहे हैं, और उस एक बंदे ने ही अपनी आंसर शीट को 2 अलग अलग पर्सन से लिखवाया, तो वो तो फंस गया ना वहाँ पे। तो अगर आपको ऐसा रिस्क लेना है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी आंसर शीट दूसरों से भी लिखवा रहे हैं, खुद भी लिख रहे हैं, यानी कि 2 अलग अलग उसमें हैंडराइटिंग हो गई। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि 2 अलग अलग हैंडराइटिंग एक आंसर में होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक पेपर में होनी चाहिए। अब ये ऊपर आपका डिपेंड करता है, मैंने आपको उसका आंसर दे दिया कि आंसर शीट में जो हैंडराइटिंग है उसका इशू कैसा हो कैसा नहीं हो। तो यही सब दोस्तों मैं इस वीडियो में समझाने आया था, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहती रहेंगी उसके ऊपर वीडियो बनती रहेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं वहाँ पर शेयर करता रहूँगा। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।